चाइना की आर्मी ने फिर से अपनाई है 1962 की वही पुरानी तकनीक। लद्दाख के एरिया में जहां पर हमारे सिख रेजिमेंट तैनात है वहां पर उसने बजाए हैं पंजाबी गाने और कोशिश की है हमारी आर्मी को डीमोटिवेट करने की। हमने ब्लैक टॉप पर चढ़ाई करके दिया है गलवान का जवाब। अब क्या करेगा चाइना इसके बदले में, क्या ऑप्शन है उसके पास। चाइना ने भूटान में डिप्लॉय की है भारी मात्रा में अपनी सेना और इसके साथ ही उसने लगा दिए हैं भूटान के दोनों तरफ अपने फाइटर जेट। क्या चाहता है चीन? इंडिया ने फिर से कई देशों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि उसकी यूएन के अंदर में परमानेंट सीट इस बार पूरी तरह से फिक्स हो जाए और चाइना उसमें कोई भी अड़ंगा ना लड़ाने पाए। ऐसी ही खबरों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है तरुण और आपका स्वागत है इंडियन डिफेंस अपडेट की डेली अपडेट सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की पहली अपडेट है, चाइना जब बॉर्डर पर कुछ नहीं कर पाया सैन्य तरीके से, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो चाइना पहले बहुत ही बढ़त में था, जब उसने फिंगर 4 पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद से जब से हमारी सेना ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करके उसको वहां पर ऐसी पटखनी दिलाई है जिसके बाद वो उबर नहीं पा रहा है, उसी का इम्पैक्ट ये है कि अब वो हमारे सैनिकों को डिमोटिवेट करने के लिए पंजाबी गाने लाउड स्पीकर बजा रहा है। आप ये सोचिए कि चाइना पंजाबी गाने क्यों बजा रहा है जबकि वो हिंदी गाने बजा सकता है। उसने पंजाबी गानों को इसलिए चुना है क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट जाता है 2018 में। जी हाँ, जब सन 2018 में चाइनीज आर्मी और हमारी आर्मी ने एक साथ युद्ध अभ्यास किया था, उस युद्धाभ्यास के दौरान हमारे सिख रेजिमेंट ने पंजाबी गानों के ऊपर भंगड़ा किया था चाइनीज फोर्सेस के साथ में। उसी के कॉन्टेक्स्ट का हवाला देते हुए ये पंजाबी गाने बजाए गए हैं और वो याद देना चाहता है उन दिनों का जिसका इन दिनों से कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। और उसका दूसरा कारण यह है कि इस समय बॉर्डर पर सिख रेजिमेंट ही डिप्लॉयड है, लेकिन हमारे सिख सैनिकों ने इसका बहुत अच्छे से माकूल जवाब दिया है, उसको कुछ भी रिप्लाई ना करके बिल्कुल शांति से करते हुए। जो क्योंकि इस समय जो दोनों दोनों सेनाएं हैं अपने सामने खड़ी हुई हैं, मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर बहुत सारी जगहों पर, स्पेशली जहां पर ये गाने बजाए गए हैं। इसके लिए हमारी सेना की काबिल तारीफ है कि उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन ना देते हुए इसको बिल्कुल इग्नोर किया है और अपने तरीके से दूसरी जगहों पर हमारी सेना ने भी लाउड स्पीकर से अपने हिसाब से इनका जवाब दिया है। क्योंकि हमारी सेना ये अच्छी तरह जानती है कि जब चाइना कुछ नहीं कर पाता है सामने से, तब वो इस तरह की घटनाएं या फिर इस तरह के प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सामने से आकर युद्ध के तौर पर इस समय हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो सामने की लड़ाई में पीछे हैं, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसलिए हमें ऐसी हरकतों को इग्नोर करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज अगली खबर की तरफ, जो कि लद्दाख से ही आ रही है। जी हाँ, लद्दाख में जब से चाइना ने पटखनी खाई है उसके बाद से उसने कोई जवाब नहीं दिया है। जब भी हम पटखनी की बात करते हैं तो मेरा अभिप्राय सीधे सीधे ब्लैक टॉप से होता है। जी हाँ, ब्लैक टॉप जहाँ पर इंडिया ने फतह की है। जब ये घटनाक्रम सारा शुरू हुआ था गलवान के अंदर में, जहाँ पर हमारी इंडिया की सेना के ऊपर इन्होंने धोखे से हमला किया था, उसके बाद से पूरी दुनिया यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो भी है वो हमारी तरफ देख रहा था कि हम क्या रिएक्शन करेंगे। और उसके बाद हमने जो रिएक्शन दिया उसे पूरे वर्ल्ड ने देखा है। हमने गलवान का बदला लिया, ब्लैक टॉप जैसी ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करके, और वहां से चाइना के कैमरा सामान जो भी वो सब लेकर के वहां बैठे थे सबको उखाड़ के फेंक दिया है। उन्होंने एक स्टेप लिया, एक स्टेप हमने ले लिया है। अब बारी है चाइना की। हमने वेट कराया 20 दिन, देखते हैं कि अब चाइना क्या करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, चाइना के पास में ऑप्शन क्या है। अब अगर सीधे सीधे शब्दों में ये कहें कि पहले जब चाइना ने गलवान पे हमला किया था उससे पहले चाइना एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में था, क्योंकि चाइना ने फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 तक की हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। मौके का फ़ायदा उठा करके जब हमारी सेना वहाँ पर नहीं थी, हम लोग कोरोना के कारण से हमने सेनाओं को वहाँ पर डिप्लॉय नहीं किया हुआ था। उस समय वो एक जगह पर हमारी ज़मीन पर था, लेकिन हमारी सेना ने बहुत ही समझदारी से, जो कि हमारी सेना हमेशा करती है कि हम जवाब देंगे या फिर हिसाब लेंगे अपने समय से, अपने हिसाब से। जगह भी हमारी होगी, पोजीशंस भी हमारी होंगी और करने का तरीका भी हमारा होगा। हमने उस हिसाब से किया। चाइना ने हमें धोखा दिया, हमने नॉर्थ साइड में पेंगोंग लेक के उसने पूरी जगहों पे कब्जा किया। वो हमें कुछ और आगे कार्रवाई करता उससे पहले हम भाप गए उसको कि पहले उसने जो कब्जा नॉर्थ पे किया उसको स्टेबलाइज किया है, अब वो साउथ ऑफ पेंगोंग
यानी कि वो स्प्रलुंग गैप के पास में आने वाला है। उससे पहले ही हमने उससे भी ऊंची चोटियों पे कब्जा कर लिया है। वो ऐसी चोटियां हैं, अगर मैं स्पेशली ब्लैक टॉप की बात करता हूं तो ब्लैक टॉप से आपको उनकी फिंगर 4 की पोजीशंस, उनकी टैंक की पोजीशंस, उनकी मोल्डो की पोजीशंस, उनको मोल्डा से लेकर के उनकी जो साउथ पेंगोंग के रिच तक रोड जा रही है वो भी अब हमारे रीच में है। इसका मतलब ये है अब वो और आगे नहीं बढ़ सकते हैं साउथ की साइड से, और नॉर्थ की साइड्स पर भी हमने फिंगर 4 के हाई रिज तक अपनी पोजीशंस कब्जा कर ली हैं और अपनी पोजीशंस को हमने अच्छे से बना लिया है। इसके साथ साथ हमने ब्लैक टॉप और अन्य जो चोटियां जैसे रजिंग ला वगैरह हैं उनके ऊपर भी अपनी अपनी नाग जैसी एंटी टैंक मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि आसानी से उनके आगे बढ़ते हुए टैंक्स को निशाना बना सकती हैं और उनके किसी भी कैंप को बड़ी आसानी से उस चोटी से ध्वस्त किया जा सकता है। तो अब इंतजार करते हैं, देखते हैं आगे चाइना क्या करता है प्रोपेगेंडा के अलावा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये कहती है कि भूटान के लेफ्ट और साउथ में दोनों तरफ चाइना ने तैनात की है बहुत भारी मात्रा में अपनी सेना और अपने फाइटर जेट्स। अब वो कह सकते हैं हम, हिंदी की जो कहावत है कि मरता क्या ना करता, वो लद्दाख जैसी पोजीशन में जहां पर वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, जहां पर उसने इंडिया को दो तरफ से घेरा हुआ है। एक तरफ से पाकिस्तान है, उसके स्कर्दू जैसे एयर बेसिस पे कब्जा किया हुआ है, और दूसरी तरफ खुद चाइना और उसके एडवांस रोड, उसके एडवांस रेल नेटवर्क और उसकी बहुत बड़ी, जिसकी वो बहुत डींगे बिगाड़ता है जैसी आर्मी, वो वहां कुछ नहीं कर पाया है। तो उसने एक प्रेशर बनाने के लिए एक टेक्टिक खेली है हमारे साथ में कि उसने तैनात की है अपनी सेना भूटान के ऊपर में। अब सोचने वाली बात है, भूटान के ऊपर ही उसने सेना क्यों तैनात की है? वो उत्तराखंड के ऊपर, नेपाल के आसपास, या फिर डायरेक्ट अरुणाचल में जाकर कर सकता था, क्योंकि वो फिर से हमारे को एक पिन पॉइंट फिंगर करना चाहता है उसी जगह पर जहां है हमारी इंडिया की सबसे दुखती या फिर हमारी एक कमजोर पोजीशन, जिसे कहते हैं चिकन नेक। क्योंकि वो जानता है कि हमारा बहुत बड़ा एरिया जो कि ईस्ट का है, एक छोटी सी रोड या फिर एक छोटी सी गली जिसे हम कह सकते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उसी के पास पड़ता है भूटान। तो वो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान लद्दाख से हटा करके हमें वहां पे खींचना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अब वो लद्दाख में इस समय हमारा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आप जानते हैं चाइना की इकोनॉमी गिर रही है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। आपने वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें वहाँ के लोग अनाज के लिए टूट पड़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में किसी एक देश का युद्ध में जाना बहुत ही नामुमकिन सी स्थिति होती है, क्योंकि वो पहले अपनी इकोनॉमी संभालेगा या फिर दूसरे देशों के साथ लड़ाई करेगा। बट चाइना तो ऐसा ही है, आप सब लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं, उसका काम ही यही है। उनके जो नेता हैं वो रोज़ सुबह उठते हैं, नींद खुलती है तो पहली बार ये सोचते हैं कि आज मैप पे हम कहाँ पे एक नया डिस्प्यूट खड़ा करेंगे या किस टेरिटरी को बोलेंगे हम कि ये हमारी है। और उनके साथ में अब मिस्टर ओली भी मिल गए हैं। आप जानते हैं मिस्टर ओली, आज उन्होंने, अब देखिए, एक बहुत ही नया नक्शा निकाला है जिसमें उन्होंने देहरादून तक को नेपाल की टेरिटरी बना दिया है। जैसे हम लोग बात करते हैं अखंड भारत की, उन्होंने बात की है ग्रेटर नेपाल की। उनका मैप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। चलिए छोड़ते हैं, ओली जी पे बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी आते हैं भूटान और चाइना के ऊपर में। चाइना के ऊपर में पाकिस्तान या फिर अमेरिका का कोई दबाव नहीं काम कर सकता, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमारी सेना जो है वहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, और वो जानता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है और वहाँ पर भी जमावड़ा बढ़ा रहा है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, हमने भी उतना ही सैनिक जमावड़ा वहाँ पे बढ़ा दिया है, और हम खुद अपनी चिकन नेक की जो कमजोरी है उसके लिए कई नए रूट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक रूट हमारा जाएगा वाया बांग्लादेश होकर के और दूसरा रूट हमारा जाएगा वाया थाईलैंड। इन पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसको आप डिटेल्स में देख सकते हैं। भूटान की न्यूज़ पे अभी इतना ही, और अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अब बात करते हैं यूएन में मिलने वाली हमारी स्थायी सीट के लिए। एक बार इंडिया फिर से कोशिश कर रहा है और सभी देशों के साथ संपर्क में है अपने आप को यूएन में एक स्थायी सीट दिलाने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है, जो कि पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सरकार है, बहुत सारे देशों के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध है। अगर मैं स्पेशली बात करूं यूएन के 5 उन फिक्स मेंबर्स की, जिसमें से 4 मेंबर हमारे साथ हैं, मात्र एक चाइना ही है जो हर बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके हमें हटा देता है या फिर पीछे धकेल देता है उस यूएन के परमानेंट सीट से। तो फिर हम फिर से एक बार, जब हम 2 सालों में 2 बार प्रयास पहले कर चुके हैं,
तो हम तीसरी बार फिर से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप, मेरे मन में भी यही सवाल है, आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार हमें चाइना धकेल देता है। लेकिन जहां पर चाइना की नहीं चलती, जैसे कि हमने पिछले साल नॉन परमानेंट मेंबर के लिए इलेक्शंस हुए थे, जिसमें हम बड़ी आसानी से जीत गए थे, और अभी हम इस समय यूएन के एक नॉन परमानेंट मेंबर हैं। लेकिन हम परमानेंट मेंबर के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है इस समय। यूएन हमारे फेवर में है। यूएन हमारे फेवर में क्योंकि यूएन का जो मेन देश है वो है अमेरिका। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की ही चलती है लगभग सभी जगहों पर, और वो बहुत एक अच्छी पोजीशन में है। और इस समय यूएन, क्योंकि उसके हालात साउथ चाइना सी में ताइवान की वजह से, या फिर ईरान की वजह से, या फिर इंडिया की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति में है। इस समय वो पूरी तरह से हमारा साथ देने के मूड में है। तो जो हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है मौका, मार दे चौका, वही वाली बात है। तो इस बार स्पेशल ये होने जा रहा है कि इस बार डायरेक्ट वोटिंग ना हो करके पहले यूएन एक रेजोल्यूशन लेके आने वाला है, जिसमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके लिए इस समय इंडिया प्रमुख दावेदार है। सिर्फ इंडिया अकेला ही दावेदार नहीं है, इंडिया के अलावा जापान और 2-3 कंट्रीज और भी हैं, जैसे ब्राज़ील, जो इसकी रेस में है। लेकिन इस बार जो बात होगी सिर्फ इंडिया के लिए होगी, और उस रेजोल्यूशन के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि पांचों मेंबर्स के वोट ना होकर के, जैसा कि नीचे होता है हमारा, जहां पर हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स का सिलेक्शन होता है, 2/3 लोग यदि इस बात के लिए एग्री होते हैं कि ये काम किया जाए तो वही काम होगा। तो उसी संशोधन के द्वारा, जो कि बहुत आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारे नियम हैं, क्योंकि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूएन है, और यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल को माना जाता है। तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और बहुत अच्छा मौका है। तो चांसेस हमारे बहुत अच्छे हैं इस बार। यदि वो संशोधन पास हो जाता है तो उसके बाद में चाइना चाहते हुए भी हमें वहाँ पर नहीं रोक पाएगा, और हमारे चांसेस बहुत ब्राइट हैं। तो आशा करते हैं इस बार हमें यूएन में एक परमानेंट सीट जरूर मिलेगी। और हमारे देश में जो हमारे मैक्सिमम आबादी है वो एक ही चीज़ जानती है और मानती है, और आप भी शायद उन्हीं में से एक हैं, कि हम सब लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो उम्मीद कीजिए मोदी जी ने ये सब कुछ किया है, पीओके भी लाएंगे, और वो हमें यूएन में एक परमानेंट सीट भी दिलाएंगे। और इस वीडियो के अंत में जाते जाते मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, आप सभी को जैसे कि पता है कि वो यूएन की सीट तो हमारी थी, हमें मिल चुकी थी। हमारे कुछ नेताओं ने उसको गिफ्ट कर दिया चाइना को, जो कि नहीं होना चाहिए था, पर शायद वो हमारा हक था, और अब वो हमको मिलकर रहेगा। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे आज के वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।